Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। यानी जो हमारा टॉपिक है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया था? एंटोइन लेवोजियर ने। ठीक है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में उन्होंने कहा था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। राइट, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल स्टडी किया था, जिसकी इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। राइट, कंटिन्यू करते हैं सेकेंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। राइट, देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। राइट, Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportions, irrespective of where the compound came from or who prepared it। वे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की जब बात करी तो लेवोजियर ने बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसमें उन्होंने ये नोट किया कि जो कंपाउंड, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को डिटेल में स्टडी किया था। तो लेवोजियर ने यही कहा कि बहुत सारे जो भी मेनी कंपाउंड्स हैं वो मिलकर बने होते हैं, दे आर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, है ना। हमने पढ़ा था कंपाउंड्स जो है वो एक या दो से ज़्यादा, एक या दो से भी ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बन सकता है। राइट, और यही सच कंपाउंड में जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स से वो मिलकर बना होता है, उन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन सेम रहता है, चाहे वो एलिमेंट्स कहाँ से भी आए हों, कैसे भी प्रिपेयर किए गए हों। राइट, इसका एग्जांपल हम वाटर का लेंगे, भी आगे हम क्लियर करेंगे। लेकिन लेवोजियर ने क्या स्टार्टिंग करी, क्या बिगनिंग थी उनका कांस्टेंट प्रोपोर्शन इस लॉ को डिस्कवर करने का, इस थ्योरी को पोस्टुलेट करने का, कि जो कंपाउंड्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, और उन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी आए हों, कैसे भी बनाए हों, किसी ने भी इसको प्रिपेयर किया गया हो, उनका सोर्सेस कुछ भी हो। राइट, अब देख लेते हैं यहाँ पे इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। इन अ कंपाउंड की जब हम बात कर रहे हैं, कंपाउंड सच एज वाटर, है ना, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, है ना। जब वाटर की हम बात करते हैं, वाटर क्या है हमारा, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। राइट, तो इसमें जब हम देखते हैं कि किन दो एटम्स, किन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वो है हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट, अब वाटर का सोर्स यहाँ पे मींस बात आ रही है, चाहे वो आपने रिवर से लिया हो, चाहे टैप से लिया हो, चाहे या वेल का वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, कुछ भी हो, कोई भी सोर्स से जब आप वाटर लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों का मास यानी जो उनका रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो क्या रहेगा, ऑलवेज 1:8। कैसे, आइए इसको समझते हैं। हमें पता है कि वाटर जो है एक कंपाउंड है। राइट, वाटर कंपाउंड है, और ये किन दो एलिमेंट्स से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। राइट, और जो कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जो भी होता है, उसका अपना एक मास होता है। राइट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है वो मास क्या होता है, वो 1 होता है एक मॉलिक्यूल का। लेकिन जब हम 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2। राइट, ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा, यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 8। राइट, यहाँ पर हम ऑक्सीजन का क्या ले रहे हैं, एक एटम ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 8। तो राइट, जब हम H2O की बात करते हैं, जब हम इसको बनाते हैं, ये बनता है, रिएक्शन होती है, हमने पढ़ा था ना, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसका क्या है, मास कितना है इसका, 8 है। तो यानी जब भी हम वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उसका रेशियो क्या आएगा, 1:8।
8। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करें तो भी वो इसी प्रोपोर्शन में, इसी मास, इसी रेशियो में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें ऑब्टेन्ड होंगे, इसी रेशियो में 1:8 के रेशियो में हमें मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात जब हो रही है, जो कंपाउंड है वाटर एक, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, बाय मास दोनों का कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा और वो क्या होगा, 1:8, राइट। तो दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज्ड, यानी 9 ग्राम ऑफ वाटर को जब हम डीकम्पोज करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, थ्रू अदर केमिकल रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड, राइट। ये कैसे किया था हमने, H+O, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, 2, और इसके कितने हैं, ऑक्सीजन का हमारा 1, तो 1:8 यानी 1 + 8 = 9 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो तैयार होता है। लेकिन जब हम इसी वाटर मॉलिक्यूल्स को हम डीकम्पोज करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमें इन दोनों का बाय मास मिलेगा। हाइड्रोजन जिसमें 1 ग्राम होगी और ऑक्सीजन कितनी होगी, 8 ग्राम, राइट। सिमिलरली हम केस ले लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, अमोनिया का NH3, ये किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 एटम्स, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है इन्होंने बताया है, देखिए, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3। कैसे, क्योंकि हमने बताया था हर एटम, हर मॉलिक्यूल का अपना एक मास होता है। अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या है, 14 ग्राम नाइट्रोजन ली गई है एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया गया है, राइट। अब जब इसके केमिकल रिएक्शन से जो कंपाउंड सी, यानी जो नया सब्सटेंस, नया प्रोडक्ट बन रहा है, वो है हमारा अमोनिया, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस रेशियो में है, 14:3, यानी टोटल 17 ग्राम। और जो हमारा प्रोडक्ट, जो अमोनिया प्रिपेयर हो रहा है, उसका भी मास, उसका भी जो वेट है वो 17 ग्राम है। मीन्स एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर जो है अमोनिया बनाते हैं, जिसका भी वेट 17 ग्राम होता है, राइट। तो यानी बाय मास जो है, अगर हम अमोनिया को जो है डीकम्पोज करेंगे तो हमें 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमने वाटर का देखा था, सिमिलरली द केस विद अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑलवेज किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, बाय 14:3 बाय मास, वट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इज ऑब्टेन। इस तरह के बहुत सारे, हर कंपाउंड के साथ जो है यही एक फॉर्मूला, यही एक थ्योरी फिट होती है कि उसमें जो भी वो जिस एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, बाय मास उनका प्रोपोर्शन जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड किन 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, 2 एटम से, कार्बन का 1 एंड ऑक्सीजन का 2, राइट। अब हमें पता है 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, जिसका हमें पता है कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, बट हियर वी आर टेकिंग 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा, 16। देन 3:8, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में ऑलवेज 3:8 का होगा, यानी 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी एलिमेंट का मासेस हमेशा रेशियो, जो उसका मास बाय मास, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो भी उनका सोर्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे हमें कैसे भी ऑब्टेंड हो रही हो, लेकिन उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो 3:8 का होगा। तो यहाँ पर हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे, वाटर का देखा, अमोनिया का, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड का, जो ये कहता है कि बाय मास जो है एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसको फिर किसने इस थ्योरी को प्रपोज किया, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था उसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। एंड दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट, जिन्होंने ये स्टेट किया, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास।
यानी केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म, जो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं बाय देयर मास। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको किसने दिया था, किसने स्टेट किया था, प्राउस्ट ने। Then the next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws, है ना। अभी भी साइंटिस्ट के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन जो है इन दोनों कॉम्बिनेशंस का, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस का निकल के नहीं आ रहा था। Then British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. उसके बाद जॉन डाल्टन आए, जिन्होंने, जो एक केमिस्ट थे, और उन्होंने मैटर के बेसिस पर, जो उसका नेचर था उसके बेसिस पर एक कंप्लीट थ्योरी उन्होंने जो है पोस्टुलेट की। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। अब जितने भी हमारे फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, जो हमारे कन्नडा थे, कात्यायन थे, और जिन्होंने भी मैटर को के बारे में डिस्कवरी की थी कि ये भाई इनडिविजिबल होते हैं, और एक स्टेट ऐसी आती है कि जिसको, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम या परमाणु कहा गया। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी किसने, जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में, विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी, जो पहले क्या थी, सिर्फ एक फिलोसफी थी, कोई एक्सपेरिमेंट उसके लिए नहीं किया गया था। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय ग्रीक। जो ग्रीक फिलोसफर्स आए थे हमारे, हिपोक्रेटिस, उन्होंने जो था, डेमोक्रेटिस, उन्होंने उसको क्या टर्म दिया था, एटम्स, एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर एटम्स। यानी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो, उसको क्या टर्म दिया गया था, एटम। और किसने दिया था, डेमोक्रेटस, जो हमारे ग्रीक साइंटिस्ट आए थे, राइट। तो यहाँ पे डाल्टन की बात हो रही है। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी उन्होंने अपनी जो एक थ्योरी बेस करी, जो एक थ्योरी उन्होंने प्रपोज करी, वो किस पर बेस्ड थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो दो लॉज थे, लॉ ऑफ constant proportion and law of conservation of mass. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportions or constant proportion. तो यहाँ पर जॉन डाल्टन के सामने जो भी फर्दर, जो पिछले हमारे साइंटिस्ट जो डिस्कवरी कर रहे थे, उनको अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे, जिससे जॉन डाल्टन ने सारा कुछ कलेक्ट कर कर अपनी एक डाल्टन थ्योरी प्रपोज करी, जिसको हम आने वाले अपकमिंग वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हमने सेकेंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन देखा था, सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.